This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी जापान से है और एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके अंदर इतनी अलग अलग तरह की काबिलियत थी कि उसे जादूगर भी कहा जाता था। और इन्हीं खूबियों का इस्तेमाल करके वो कई बार जेल की कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर गायब हो गया। इस दुनिया में जेल ब्रेक की नामालूम कितनी कहानियां हैं, मगर आज की कहानी उन चुनिंदा कहानियों में से है जो कि आपको हैरान कर देगी। और वो क्यों, वो आपको आगे कहानी में ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है साल 1936 से। साल 1936 में जापान पुलिस आओमोरी शहर से एक 29 साल के शख्स को लूटपाट और एक आदमी का कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। वो आदमी लूटपाट का गुनाह तो कबूल कर लेता है, मगर वो कहता है कि मर्डर उसने नहीं किया। पर पुलिस उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है और जबरदस्ती ये कबूल करवा लेती है कि कत्ल उसी ने किया है। इसके बाद जापान पुलिस उसे अदालत में पेश करती है और अदालत उसे आओमोरी जेल भेज देती है। हालांकि उसका मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल ही रहा था। जिस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम था योशिए शिरातोरी। शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 को जापान के ही आओमोरी शहर में हुआ था। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए बहुत ही जल्द उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया और उसने 12-13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने एक टोफू की दुकान पर काम किया, मगर बाद में वो रूस के लिए मछुआरों के साथ केकड़ों को पकड़ने का काम करने लगा। लेकिन इन सब कामों से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी और वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था और इसी चाहत ने उसे क्राइम की दुनिया में ढकेल दिया। अब उसने लोगों को लूटना और चोरी करना शुरू कर दिया था और अपनी ज़िंदगी मज़े से काट रहा था। इसी दौरान शिरातोरी एक लड़की से शादी भी करता है और फिर उसकी एक बेटी भी होती है। साल 1936 में लूटपाट के दौरान हुए एक कत्ल में जापान की पुलिस कातिल की तलाश में थी और इत्तेफाक से उन्हें योशिए शिरातोरी मिल जाता है। और क्योंकि वो एक पेशेवर चोर और लुटेरा था, इसलिए पुलिस उसे उठाकर आओमोरी जेल में डाल देती है, जबकि उसने वो कत्ल किया ही नहीं था। तो अब योशिए शिरातोरी आओमोरी की जेल में ही अपने दिन काट रहा था और उधर कोर्ट में सरकारी वकील शिरातोरी के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे। इसी बीच एक सुबह जब जेल के गार्ड शिरातोरी के सेल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है। हर जेल के कुछ कायदे और कानून होते हैं जिनमें कैदियों को टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और हर चीज टाइम के हिसाब से ही करनी होती है। शिरातोरी भी रोज उस रूल को फॉलो करता था, मगर उस दिन वो नहीं उठा। तो जेल के गार्ड को कुछ शक हुआ, इसलिए वो गार्ड उसके सेल में गया और गुस्से से उसकी चादर खींच दी। मगर चादर खींचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि चादर के नीचे सिर्फ तकिया था और शिरातोरी गायब था। दरअसल शिरातोरी जब आओमोरी जेल पहुंचा तो वहां उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उसे रोज मारा पीटा जाता और भद्दी भद्दी गालियां भी दी जाती। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उसी के साथ होता था, बल्कि उस जेल में हर कैदी के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता था। दरअसल उस दौरान जापान में जितने भी जेल थे उनमें से अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जेलों की हालत कुछ ऐसी ही थी और सभी जेलों में कैदियों के साथ ऐसे ही पेश आया जाता था। ऊपर से अदालत में सरकारी वकील शिरातोरी के जुर्म के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे, जिसे कि उसने कभी किया ही नहीं था। इसलिए शिरातोरी मौत की सजा और जेल में हो रहे टॉर्चर से बचने के लिए वहां से भागने का प्लान बनाता है। सबसे पहले तो शुरुआती कुछ महीनों तक जेल के जो गार्ड होते हैं उनका पहरा देने का जो तरीका है उस पैटर्न को नोटिस करता है कि कब उनकी शिफ्ट चेंज होती है, कितनी देर में वो एक जगह से दोबारा गुजरते हैं और पहरा दिन में कितनी बार दिया जाता है। कुछ महीनों की निगरानी के बाद उसने ये नोटिस किया कि गार्ड की 2 पेट्रोलिंग के बीच 15 मिनट का गैप है। मतलब कि अगर एक गार्ड उसके सेल के सामने से गुजरा तो जो अगला गार्ड वहां से गुजरेगा उन दोनों के बीच 15 मिनट का गैप है और यही पैटर्न पूरे 24 घंटे चलता है। तो अब वो डिसाइड करता है कि उसे इन्हीं 15 मिनट के अंदर अपने सेल से निकलकर भागना होगा। मगर यहाँ दिक्कत ये थी कि उसे वहां से निकलने के लिए अपने सेल के दरवाजे के बाद भी 6 और दरवाजे खोलने थे और तभी वो इस जेल से बाहर निकल सकता था। और इन सभी 6 दरवाजों को खोलने के लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट का ही वक्त था। यहां आकर वो अपनी पहली काबिलियत का इस्तेमाल करता है और वो काबिलियत थी ताला खोलने की। दरअसल उसके अंदर एक ऐसा हुनर था कि अगर उसे लोहे का कोई भी छोटा सा तार या टुकड़ा मिल जाए तो वो मिनट से पहले किसी भी ताले को खोल सकता था।
एक दिन उसने क्या किया कि जो बाल्टी उसे नहाने के लिए दी जाती थी उसके ऊपर जो तार बंधा था वो उस तार को किसी तरह चुरा लेता है। उसके बाद एक रात उसने भागने की पूरी तैयारी कर ली और जब सुबह 5:30 बजे के आसपास एक गार्ड उसके सेल के आगे से पहरा देकर निकला तो उसने सबसे पहले तो अपने बिस्तर के नीचे तकिया वगैरह रखकर इस तरह से एक शेप बनाया जिससे लगे कि वो वहीं सो रहा है। और फिर अगले 15 मिनट के अंदर उसने ना सिर्फ सभी 6 दरवाजों का ताला खोला बल्कि उन सभी दरवाजों को बंद भी किया ताकि किसी को सुबह तक कोई शक ना हो और जेल से फरार हो गया। 15 मिनट बाद लगभग 5:45 पर जब गार्ड दोबारा उसके सेल के सामने से गुजरे तो उन्होंने देखा कि योशिए शिरातोरी अभी भी सो रहा है जबकि चादर के नीचे सिर्फ उसका तकिया था। अगली सुबह जेल में और जेल के बाहर हर जगह शिरातोरी को ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला क्योंकि तब तक वो जेल से काफी दूर निकल गया था। ये उसकी जिंदगी का पहला जेल ब्रेक था। मगर शिरातोरी की आज़ादी सिर्फ 3 दिन ही रही। हुआ है कि जेल से भागने के बाद शिरातोरी आओमोरी में ही छुपते छुपाते अपना वक्त काट रहा था क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कुछ खाने को, इसलिए वो एक हॉस्पिटल में घुसता है और वहाँ कुछ सामान चुराने लगता है। मगर हॉस्पिटल के स्टाफ उसे पकड़ लेते हैं और फिर जापान पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी और वो जैसे ही उन्हें मिला उन्होंने उसे दोबारा आओमोरी जेल में ही डाल दिया। इसके बाद शिरातोरी के ऊपर कत्ल और लूटपाट के साथ साथ जेल ब्रेक के चार्जेस भी जोड़ दिए गए और अदालत ने योशिए शिरातोरी को कत्ल, लूटपाट और जेल से भागने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। शिरातोरी अपने अगले कई साल आओमोरी जेल में ही बिताता है। इसी बीच साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। जापान जो है वो भी इस युद्ध का हिस्सा था और वो मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देशों के खिलाफ लड़ रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही साल 1942 में सिक्योरिटी रीजन की वजह से योशिए शिरातोरी को आओमोरी जेल से निकालकर अकीता जेल में डाल दिया गया क्योंकि उस वक्त अकीता जेल आओमोरी जेल के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित था। इसके अलावा जब अकीता जेल के गार्ड को पता चला कि शिरातोरी एक बार पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका है तो उन्होंने उसके लिए जेल में एक स्पेशल सेल बनवाया जिसका साइज इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता था। उस सेल की जो दीवारें थी उसे कॉपर यानी तांबे से बनाया गया था और वो बहुत ही चिकनी थी। उस सेल की जो छत थी वो भी दूसरे सेल के मुकाबले 2 गुनी ऊंची थी। जो सेल का दरवाजा था वो भी जाली वाला नहीं बल्कि पूरा सॉलिड था और पूरे सेल में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो कि उस सेल की सीलिंग पर थी ताकि सेल में हवा और रोशनी आ सके। तो जब शिरातोरी अकीता जेल पहुंचा तो एक तो उसे स्पेशल सेल में रखा गया जो कि खास उसी के लिए बनाया गया था। दूसरा, उसके जेल ब्रेक के रिकॉर्ड को देखते हुए अकीता जेल के गार्ड उससे बहुत ज़्यादा खुन्नस में थे, इसलिए वो शिरातोरी के साथ आओमोरी जेल से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करते। रोज उसे मारा पीटा जाता और दूसरे कैदियों के मुकाबले उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया जाता। इसके अलावा शिरातोरी को 24 घंटे हथकड़ी लगाकर रखा जाता। ठंड के दौरान भी उसे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जाता और ना ही उसे ठंड के कभी कपड़े दिए जाते। सिर्फ उस जेल का जो हेड गार्ड था जिसका नाम कोबायाशी था वो बहुत रहमदिल था, इसलिए वो कभी भी शिरातोरी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था और कई बार तो जब गार्ड शिरातोरी की पिटाई करते थे तो वो उन्हें भी रोकता था। इसके बाद लगभग अगले कई महीने बीत जाते हैं मगर वहाँ के गार्ड शिरातोरी को टॉर्चर करना नहीं छोड़ते। तभी तारीख आती है 15 जून 1942। 15 जून 1942 की आधी रात पहरे के दौरान जब एक गार्ड दरवाजे की खिड़की से शिरातोरी के सेल में झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि शिरातोरी सेल से गायब था। इसके बाद दूसरे गार्ड भी पहुंचते हैं और जब वो उसके सेल में घुसते हैं तो वहां उन्हें सिर्फ उसकी हथकड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर उनकी नज़र ऊपर सेल की छत पर जाती है तो वो देखते हैं कि छत की जो खिड़की है वो गायब है। उन्हें पूरा माजरा समझने में देर नहीं लगती पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर शिरातोरी छत तक कैसे पहुंचा। तो इसके पीछे जो कहानी सामने आई वो ये थी कि शिरातोरी जैसे ही इस जेल में पहुंचा उसने यहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ से भागने के लिए उसने अपनी दूसरी काबिलियत का इस्तेमाल किया था। उसकी जो दूसरी खूबी थी वो ये थी कि वो चिकनी से चिकनी दीवार पर छिपकली की तरह बड़ी ही आसानी से चढ़ जाता था। तो जब वो जेल में आया उसने सबसे पहले तो कहीं से एक मेटल के टुकड़े का इंतजाम किया और उसे हथकड़ी खोलने में तो महारत हासिल थी ही। वो क्या करता कि रात को गार्ड के जाने के बाद जब भी उसे थोड़ा सा टाइम मिलता वो अपनी हथकड़ी खोलता और उस कॉपर की दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता। कुछ दिनों की ही प्रैक्टिस के बाद
वो ऊपर छत पर लगी खिड़की तक पहुंच गया। उसने देखा कि जो खिड़की छत पर लगी है वो वैसे तो मेटल की थी, पर उसका जो फ्रेम था वो लकड़ी का था। अब वो हर रात हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता और उस लकड़ी के फ्रेम को हिला डुलाकर ढीला करने की कोशिश करता और फिर वापस आकर अपनी हथकड़ी दोबारा पहनकर बैठ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार एक दिन वो खिड़की अपनी जगह से उखड़ गई, पर बावजूद इसके वो उस दिन वहां से नहीं भागा और सही वक्त का इंतजार करने लगा। और जो सही वक्त आया वो तारीख थी 15 जून 1942 की। उस रात बहुत तेज बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। इसी बारिश और तूफान की आड़ में वो पहले तो हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता है और फिर खिड़की हटाकर छत के जरिए जेल से गायब हो जाता है। बारिश और तूफान में उसके कदमों की आहट किसी भी गार्ड तक नहीं पहुंचती। अकीता जेल से निकलने के बाद शिरातोरी अपने घर वापस जाना चाहता था, पर वो ये सोचकर अपने घर नहीं जाता कि पुलिस उसके घर की निगरानी कर रही होगी, इसलिए वो अकीता शहर में ही छुपते छुपाते अपनी जिंदगी काटने लगा। उधर अकीता जेल के गार्ड उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। अकीता जेल का जो हेड गार्ड था कोबायाशी, वो भी उसे ढूंढने के लिए सारे घोड़े खोल देता है। जापान की पुलिस भी उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रही थी, मगर शिरातोरी का कुछ पता नहीं चलता। करीब 3 महीने बीत जाते हैं और 18 सितंबर 1942 की एक रात जब अकीता जेल का हेड गार्ड कोबायाशी अपने घर में ही था कि तभी अचानक से उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। और जब कोबायाशी गेट खोलता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सामने खुद शिरातोरी खड़ा था। शिरातोरी की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए वो उसे अंदर बुलाता है और उसे खाना वगैरह खिलाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि जब तुम जेल से भाग गए थे फिर तुम वापस मेरे पास क्यों आए। तो शिरातोरी बोलता है कि वो कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता, मगर जेल के गार्ड जिस तरह से कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक करते हैं उसी वजह से वो जेल से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर शिरातोरी कोबायाशी से कहता है कि जेल में सिर्फ एक तुम ही थे जो मुझसे अच्छे से पेश आते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। शिरातोरी कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, पर पुलिस के सामने नहीं बल्कि जापान की जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि वो उन्हें जेल में हो रहे कैदियों के साथ बुरे बर्ताव के बारे में बता सके। शिरातोरी की पूरी बात सुनने के बाद कोबायाशी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो उसकी जरूर मदद करेगा, मगर कोबायाशी अपना वादा पूरा नहीं करता। और जब शिरातोरी किसी काम से बाथरूम में जाता है तो इधर वो फोन करके पुलिस को बुला लेता है। थोड़ी देर बाद ही जापान पुलिस कोबायाशी के घर पहुंच जाती है और योशिए शिरातोरी को गिरफ्तार कर लेती है। शिरातोरी अपने साथ हुए धोखे के बाद ये तय करता है कि आज के बाद वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। खैर, शिरातोरी के पकड़े जाने के बाद उसके ऊपर जेल से भागने के जुर्म में दोबारा से मुकदमा चलाया जाता है और इस जेल ब्रेक के लिए उसकी उम्र कैद में 3 साल की सजा और जोड़ दी जाती है। अदालत में सुनवाई के दौरान शिरातोरी अपनी गलती कबूल करता है और कहता है कि वो दोबारा जेल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर वो ये भी कहता है कि उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए। उस वक्त जो टोक्यो की जेल थी उसकी कंडीशन जापान के बाकी जेलों के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी और वहाँ का मौसम भी गर्म था, मगर अदालत शिरातोरी की इस अपील को ठुकरा देती है और उसके 2 जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखते हुए उसे आबाशिरी जेल में भेज देती है, जो कि जापान में होकाइडो के सबसे उत्तरी भाग में मौजूद था। आबाशिरी जेल का ये इतिहास था कि आज तक उस जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया, क्योंकि उस जेल की सुरक्षा बहुत ही जबरदस्त थी और अगर किसी ने वहां से भागने की कोशिश भी की तो उसे सीधे गोली मार दी गई। आबाशिरी जेल में जापान के सबसे खतरनाक और खूंखार मुजरिमों को रखा जाता था। एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई कैदी सारी सुरक्षा को मात देकर और गार्ड की नज़र से बचकर जेल से बाहर भी आ गया, तब भी उसका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि जेल के चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां थी। उस पूरे इलाके में साल के कई महीने बर्फ पड़ती थी और यहाँ तक कि गर्मियों में भी वहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता था। इसलिए उस जेल को जापान का एल्कैट्रस जेल भी कहा जाता था, जिस जेल की कहानी मैंने आपको एक बार पहले सुनाई थी। तो अब योशिए शिरातोरी आबाशिरी जेल पहुंचता है और उस जेल में भी उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाता है। इस बार भी सभी खिड़की और दरवाजों को बहुत मजबूत बनाया जाता है। हालांकि इस बार जो खिड़की का साइज बनाया गया वो उसके शरीर के मुकाबले छोटा बनाया गया, ताकि वो अगर किसी तरह खिड़की का फ्रेम हटा भी दे तब भी वो वहां से नहीं निकल सके। आबाशिरी जेल के गार्ड भी शिरातोरी के ऊपर अपनी पूरी खुन्नस निकालते, उसे बुरी तरह पीटते, गालियां देते, मजाक उड़ाते और कहते कि यहां से भाग के दिखा।
एक दिन तो कई गार्डों ने मिलकर शिरातोरी को इतना पीटा कि उसने गुस्से में उन गार्डों के सामने ही अपनी हथकड़ी तोड़ दी और ये चैलेंज किया कि वो वहां से भाग जाएगा। ये देखकर उन गार्डों की हवा खराब हो गई और उन्हें उसकी तीसरी काबिलियत के बारे में पता चला, जो कि थी उसकी सुपर ह्यूमन जितनी ताकत, जिसका नमूना वो लोहे की हथकड़ी तोड़कर दिखा चुका था। आबाशिरी जेल के गार्ड उसकी इस ताकत को देखने के बाद समझ गए कि शिरातोरी के लिए नॉर्मल हथकड़ी को खोलना या तोड़ना बाएं हाथ का काम है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल हथकड़ी और बेड़ियां बनवाई। उन हथकड़ी और बेड़ियों की खास बात यह थी कि उनमें कहीं भी चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए किसी भी चीज से उसे खोल पाना पॉसिबल ही नहीं था। और उन दोनों का ही वजन 20-20 किलो था, इसलिए उसे तोड़ पाना भी इंसानी काबिलियत से परे था। तो अब उन हथकड़ियों और बेड़ियों को शिरातोरी को पहना दिया गया और उसे 24 घंटे उन्हीं में रखा जाता। खाना खाने के वक्त भी उसकी हथकड़ियां नहीं खोली जाती, जिसकी वजह से वो खाना भी ऐसे खाता जैसे जानवर खाते हैं। और उन हथकड़ी की वजह से उसे सोने में भी बहुत परेशानी होती थी। हर 2-3 हफ्ते में सिर्फ एक बार उसके नहाने धोने और कपड़े बदलने के लिए उन हथकड़ियों को खोला जाता था। और उसे खोलने के लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर आते थे, जिन्हें उस हथकड़ी और बेड़ियों को खोलने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे। इसके बाद करीब 1 साल गुजर गया और तारीख आई 26 अगस्त 1944 की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए 26 अगस्त 1944 की रात जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था। वॉर टाइम ब्लैकआउट जो है वो दरअसल युद्ध के दौरान तब घोषित किया जाता है जब दुश्मन देश का प्लेन रात में अटैक करता है। इस दौरान घर की सभी लाइटें बंद कर दी जाती है और सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके उन्हें काले कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि रात के वक्त जरा सी भी रोशनी बाहर ना आए और दुश्मन देश के जहाज को उनका टारगेट ना मिले। तो 26 अगस्त 1944 की रात जब पूरे जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित था, उसी रात आबाशिरी जेल के एक गार्ड को छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर आता है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। पर इसी दौरान जब वो योशिए शिरातोरी के सेल में झांकता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो 20 किलो की हथकड़ी शिरातोरी को पहनाई गई थी वो एक कोने में पड़ी थी और शिरातोरी तीसरी बार जेल तोड़कर भाग चुका था। तो अब सवाल आता है कि आखिर कैसे, और इसका जवाब है कि शिरातोरी इस जेल ब्रेक की तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा था। दरअसल शिरातोरी को खाने के साथ रोज एक कटोरी मीसो सूप भी दिया जाता था। वो क्या करता कि डेली उस मीसो सूप में से थोड़ा सा सूप कटोरी में बचा लेता, और जब गार्ड उसे नहीं देख रहे होते तो उस बचे हुए मीसो सूप को थोड़ा थोड़ा अपने मुंह में भरता और फिर अपने सेल के दरवाजे पर जो लोहे की खिड़की बनी हुई थी, जिससे कि गार्ड उस पर नजर रखते थे, उस खिड़की के बोल्ट पर गिरा देता। इसके अलावा वो इस मीसो सूप को अपनी हथकड़ी और बेड़ियों के जोड़ पर भी गिराता था। ये काम वो पिछले लगभग 6 महीनों से लगातार कर रहा था, और ये करने के पीछे उसका जो मकसद था वो ये था कि मीसो सूप के अंदर जो नमक होता है, उस नमक की वजह से लोहे की हथकड़ी और दरवाजे के मेटल फ्रेम में जंग लगाना। 6 महीने की लगातार कोशिश के बाद उसका यह पैतरा काम कर गया और लोहे और नमक के रिएक्शन की वजह से उनमें जंग लगनी शुरू हो गई। अगस्त 1944 की तारीख आते आते एक एक कर दरवाजे की खिड़की पर लगे सभी नट और बोल्ट में जंग लग चुकी थी। 26 अगस्त 1944 की रात वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से जब पूरे जापान में अंधेरा था, उसका फायदा उठाकर उसने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लग चुकी अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ दिया। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आती थी। इसके बाद उसने अब दरवाजे की खिड़की के बोल्ट को भी खोलकर उस खिड़की को फ्रेम सहित बाहर निकाल दिया। पर अब भी एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि उस सेल की सभी खिड़कियों का साइज उसके बॉडी के साइज से छोटा बनाया गया था, इसलिए खिड़की का फ्रेम हटाने के बाद भी इतनी जगह नहीं थी कि वो उसमें से बाहर निकल सके। यहां आकर उसने अपनी चौथी काबिलियत का इस्तेमाल किया, और वो काबिलियत ये थी कि अपने शरीर की हड्डियों के जॉइंट्स को डिसलोकेट करके अपने शरीर का साइज छोटा या बड़ा करना। शिरातोरी ने क्या किया कि सबसे पहले तो अपने अंडरवियर को छोड़कर अपने सारे कपड़े निकाल दिए, और फिर अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर उस खिड़की के जरिए अपने सेल से बाहर आ गया। इसके बाद वो जेल की छत पर गया और वॉर टाइम ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया, और वो पहला कैदी था जो आबाशिरी जेल तोड़कर भागा था। उसे पता था कि वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से कम उस रात तो जेल के गार्ड उसकी ज्यादा खोजबीन नहीं करेंगे और उसे उस एरिया से निकलने के लिए पूरी रात का वक्त मिल जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ।
आबाशिरी जेल के गार्ड ने उस रात तो शिरातोरी को ज्यादा नहीं ढूंढा, पर अगली सुबह उसे चारों तरफ ढूंढा गया मगर वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अगले कई दिनों तक थोड़ा और आगे जाकर भी उसे चारों तरफ ढूंढा, मगर उन्हें बर्फ से ढकी पहाड़ी और जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए वो पहली बार थोड़े से खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शिरातोरी किसी तरह इन जानवरों से बच भी गया तो भी ये ठंड उसकी जान ले लेगी। कई महीनों की खोजबीन के बाद जब शिरातोरी कहीं नहीं मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि वो अब मर चुका है या फिर किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। धीरे धीरे वक्त के साथ ये खोजबीन ठंडी पड़ती गई। इसी बीच अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने जापान का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और क्योंकि योशिए शिरातोरी को जेल से भागे हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए धीरे धीरे शिरातोरी का केस भुला दिया गया और अमेरिकी कंट्रोल की वजह से दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस दिया जाने लगा। करीब 2 साल बाद साल 1946 के अंत में जापान पुलिस साप्रो नाम की एक जगह से एक आदमी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। पर जब उस कातिल की पहचान सामने आई तो पता चला कि ये तो योशिए शिरातोरी है, जो कि पहले से ही एक उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसके ऊपर 3 बार जेल से भागने का इल्जाम भी है। इसके बाद योशिए शिरातोरी ने पुलिस को पिछले 2 साल की कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ यूं थी कि आबाशिरी जेल से भागने के बाद उसे आगे जाकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गुफा मिली और उसने उसी गुफा को अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वो आग का सहारा लेता और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता। अगले 2 सालों तक वो इसी तरह पूरी दुनिया से कटकर अपना वक्त गुजारता रहा, पर जब 2 साल बीत गए तो उससे रहा नहीं गया और वो बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो लोगों के बीच पहुंचा तो दंग रह गया। उसने देखा कि चारों तरफ अमेरिकी सैनिक घूम रहे हैं। जापानी भाषा के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में भी सब चीज़ें लिखी हुई हैं और जापानी औरतें अमेरिकी लोगों के साथ घूम रही हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फौरन अखबार टटोलना शुरू किया। तब जाकर उसे पता चला कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, जिसकी वजह से जापान ने पिछले साल ही सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है। तो अब क्योंकि अमेरिका पूरे जापान का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि अब पूरी दुनिया से छुपने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक तो सब उसे भूल चुके होंगे। उसकी ये सोच काफी हद तक सही भी थी, इसलिए उसने अब यह फैसला किया कि वो वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाएगा। शिरातोरी अगले लगभग 50 दिनों तक पैदल सफर तय करके साप्रो पहुंचता है, मगर वहां पहुंचते ही वो एक गलती कर देता है। होता यह है कि अपने सफर के दौरान जब वो साप्रो पहुंचा तो उसे बहुत भूख लगी थी कि तभी उसे एक टमाटर का खेत दिखता है और वो उस खेत में से बिना पूछे टमाटर तोड़कर खाने लगता है। मगर उसी वक्त उस खेत का किसान वहां पहुंच जाता है और उसे लगता है कि ये कोई चोर है, क्योंकि उस वक्त उस इलाके में बहुत चोरी हो रही थी। इसलिए वो किसान शिरातोरी के ऊपर अपनी कुदाल से हमला कर देता है। अपना बचाव करने के चक्कर में शिरातोरी भी किसान के ऊपर हमला कर देता है और गलती से किसान को कुदाल लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब लोकल लोग ये देखते हैं तो वो शिरातोरी को पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो योशिए शिरातोरी अपनी तीसरी जेल ब्रेक के लगभग 2 साल बाद एक बार फिर पुलिस के कब्जे में था। इसके बाद उसे साप्रो की जिला अदालत में पेश किया जाता है। शिरातोरी कोर्ट में अपील भी करता है कि उस किसान की मौत हाथापाई में सेल्फ डिफेंस की वजह से हुई है, पर कोर्ट में उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती और इस कत्ल के लिए साल 1947 में उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद उसे साप्रो जेल भेज दिया जाता है। साप्रो जेल में भी शिरातोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाता है, जिसकी दीवार, छत और दरवाजों को स्टील का इस्तेमाल करके काफी मजबूत बनाया गया। और इस बार जो उसके सेल में खिड़कियां बनाई गई वो शिरातोरी के सर के साइज से भी छोटी बनाई गई, ताकि अगर किसी तरह वो उन्हें उखाड़ भी दे तब भी बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि वो अपने शरीर का साइज तो छोटा बड़ा कर सकता था पर वो अपने सर का साइज नहीं बदल सकता था। इसके अलावा 6 हथियारबंद गार्ड को स्पेशल अपॉइंट किया गया, जो शिरातोरी के ऊपर 24 घंटे नजर रखते थे। इस बार उसे कोई हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा पर पूरा विश्वास था, और पहनाते तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हथकड़ी खोलने में तो वो उस्ताद था। तो अब शिरातोरी साप्रो जेल में ही अपने दिन काट रहा था और अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। मगर जब वो साप्रो जेल में पहुंचा तो वो अक्सर अपने सेल की छत को देखता, जो कि काफी ऊंची थी, और रोज ऐसा ही करता। जो 6 गार्ड उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखते थे
वो जब शिरातोरी को ऐसा करते देखते तो वो उसके ऊपर हंसते और सोचते कि वो फिर से सेल की छत से भागने का प्लान बना रहा है। वक्त वक्त पर वो गार्ड शिरातोरी की सेल की छत, दीवार और खिड़कियों को चेक भी करते, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद शिरातोरी ने एक नई आदत डाल ली। वो क्या करता कि उसने बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दिया। वो हमेशा अपने जमीन पर रखे गद्दे पर पड़ा रहता। सुबह कभी भी टाइम से नहीं उठता, जिसके लिए कई बार उसकी पिटाई भी होती, पर उसने अपनी ये सोने की आदत नहीं छोड़ी। कई बार तो उसके सेल में जाकर जब तक उसे जबरदस्ती नहीं उठाया जाता वो नहीं उठता। अगले कई महीनों तक वो ऐसे ही करता रहा। उस वक्त तक उसकी उम्र भी लगभग 40 साल की हो गई थी। इसलिए उन 6 गार्डों में से जो कुछ रहमदिल गार्ड थे वो उसकी ढलती उम्र देखकर उसे देर तक सोने देते, और जब अगले कई महीनों तक उसने कुछ नहीं किया तो वो गार्ड भी धीरे धीरे उसकी तरफ से बेपरवाह होते चले गए। एक सुबह ऐसे ही जब कई बार आवाज लगाने के बाद भी शिरातोरी नहीं उठा तो एक गार्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने उसका सेल खोला और गुस्से से उसकी चादर हटा दी। पर उन्हें पहले जेल ब्रेक की तरह उसके चादर के नीचे सिर्फ तकिया मिला। उन गार्डों के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद उन्होंने उस सेल के दरवाजे, खिड़की, छत और सभी दीवारों को चेक कर लिया, पर उन्हें कुछ भी टूटा फूटा नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिरातोरी गायब कहाँ हो गया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तभी उनमें से एक गार्ड ने शिरातोरी का गद्दा हटाया और तब जाकर उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। दरअसल उन्होंने शिरातोरी के जेल ब्रेक के इतिहास को देखते हुए उसकी हथकड़ियों से लेकर पूरी दीवार, खिड़कियां और छत को तो मजबूत कर दिया, मगर वो जमीन की तरफ देखना भूल गए, क्योंकि जब उन्होंने उसका गद्दा हटाया तो उन्हें उसके ठीक नीचे एक सुरंग मिली। दरअसल शिरातोरी पिछले कई महीनों से अपने गद्दे के नीचे एक सुरंग खोद रहा था। जैसे ही कोई गार्ड 1 मिनट के लिए भी उससे नजर हटाता वो तुरंत अपनी जगह अपना तकिया रखकर गद्दे के नीचे चला जाता और सूप बाउल से सुरंग खोदनी शुरू कर देता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सुरंग की मिट्टी को कहां डालता था। तो दरअसल जिस वुडन फ्लोर पर उसका गद्दा था उसके ठीक नीचे थोड़ा सा स्पेस था, जो कि अक्सर इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्लोर की लकड़ी खराब ना हो, और उसी जगह में वो सुरंग की मिट्टी को छुपाता था। शिरातोरी शुरुआत में जो ऊपर देखता रहता था वो ऐसा इसलिए करता था ताकि गार्ड को लगे कि इस बार भी वो ऊपर से ही भागेगा, और जिसकी वजह से उन्होंने नीचे कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा जो उसने देर तक सोने की आदत बनाई वो भी उसी के प्लान का हिस्सा था, ताकि वक्त के साथ वो गार्ड उससे बेपरवाह हो जाए और जब वो तकिए को रखकर नीचे खुदाई करे तो उसे चेक ना करे। कुछ महीनों बाद जब शिरातोरी ने सुरंग तैयार कर ली तो वो उस सुरंग के जरिए साप्रो जेल से भी भाग गया, और ये उसकी चौथी जेल ब्रेक थी। इसके बाद योशिए शिरातोरी को कई जगह ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। उधर शिरातोरी साप्रो जेल से भागने के बाद अगले तकरीबन 1 साल तक ऐसे ही इधर उधर छुपता छुपाता घूमता रहा और साल 1948 आ गया। उस वक्त तक शिरातोरी पुलिस से भागते भागते थक चुका था, क्योंकि उसकी उम्र भी हो चुकी थी। एक दिन शिरातोरी साप्रो शहर के एक पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके बगल में आके बैठ गया और सिगरेट पीने लगा, जिसे देखकर शिरातोरी घबरा गया। पहले तो उसने सोचा कि वो वहां से उठकर चला जाए, पर फिर उसने सोचा कि कहीं उस पुलिस ऑफिसर को शक न हो जाए, इसलिए वो वहीं बेंच पर बैठा रहा। इतने में उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट शिरातोरी को भी ऑफर किया। शिरातोरी ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस जमाने में सिगरेट को एक लग्जरी आइटम माना जाता था और सिर्फ रईस लोग ही सिगरेट पिया करते थे। खैर, जब उस ऑफिसर ने शिरातोरी को सिगरेट ऑफर की तो शिरातोरी ने सिगरेट ले ली और पीने लगा। पर सिगरेट पीते पीते शिरातोरी की आंखें भर आई, क्योंकि आज तक जितने भी पुलिस वाले उसे मिले सभी ने उसके साथ जानवरों जैसा ही सुलूक किया था। जिसे गार्ड पर उसने भरोसा करके अपनी कहानी बताई उसने भी उसे धोखा दिया। पर जब एक पुलिस वाला जो कि अपनी यूनिफॉर्म से काफी ऊंची रैंक का लग रहा था उसने ऐसे ही उसे सिगरेट ऑफर की तो उसके इस बर्ताव और सम्मान ने उसे अंदर तक हिला दिया और उसे एहसास हुआ कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता, और वो बहुत ही गिल्टी महसूस करने लगा। इसके बाद शिरातोरी उस पुलिस ऑफिसर को अपना पूरा नाम बताता है, जिसे सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर भी चौंक जाता है। फिर शिरातोरी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है और ये भी बताता है कि वो हर बार जेल से क्यों भागा। इस बार शिरातोरी ने जिस पुलिस ऑफिसर पर विश्वास किया वो ईमानदार निकला, और शिरातोरी की कहानी सुनने के बाद उसने उसे जापान की जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेश किया।
जहां उसने जेल में कैदियों के साथ हो रहे जानवरों जैसे बर्ताव के बारे में बताया। इसके बाद शिरातोरी को साप्रो की हाई कोर्ट में पेश किया गया और जब उन्होंने उसके केस की सही से जांच की तो पाया कि शिरातोरी ने जिस किसान का मर्डर किया था वो गलती से सेल्फ डिफेंस में हुआ था। इसके अलावा वो जितनी बार भी जेल तोड़कर भागा उसने कभी भी ना तो किसी गार्ड को मारा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया, जबकि जेल के गार्ड उसे हमेशा ही टॉर्चर किया करते थे। इसलिए साप्रो हाई कोर्ट ने योशिए शिरातोरी की मौत की सजा को खारिज करके 20 साल की सजा सुनाई। इस बार उसकी इस अपील को भी मान लिया गया कि उसे टोक्यो की जेल में रखा जाए और उसे टोक्यो की फूचू जेल में भेज दिया गया। फूचू जेल में भी उसके न भागने के सारे इंतजाम किए गए, पर क्योंकि फूचू जेल टोक्यो जापान में था इसलिए वहां का मौसम गर्म था और वहां के गार्ड भी शिरातोरी के साथ अच्छे से पेश आते थे। इसलिए इस बार वो अपनी पूरी सजा उसी जेल में काटने का फैसला करता है और वहां से नहीं भागता। करीब 14 साल बाद साल 1961 में योशिए शिरातोरी के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया जाता है और ये पहली बार था जब शिरातोरी किसी जेल से लीगल तरीके से बाहर आया था और अब उसे किसी पुलिस का कोई डर नहीं था। इसके बाद वो आओमोरी जाता है जहां उसका परिवार था, लेकिन जब शिरातोरी घर पहुंचा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई, मगर उसकी बेटी अभी भी वहीं रह रही थी और वो अब बड़ी हो चुकी थी। अगले कई साल कुछ छोटे मोटे काम करके वो अपनी बेटी के साथ ही गुजारता है और 24 फरवरी 1979 को 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से योशिए शिरातोरी की मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर जापान के इतिहास में योशिए शिरातोरी इकलौता ऐसा इंसान था जिसके जेल से ना भागने के लिए सारे तरीके अपना लिए गए, पर बावजूद इसके वो जेल तोड़कर भाग गया, और वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार। बाद में जब उसकी कहानी जापान के आम लोगों तक पहुंची तो शिरातोरी को एक एंटी हीरो की तरह माना जाने लगा। इसके अलावा जापान की कानून व्यवस्था में जो सुधार आया उसका श्रेय भी शिरातोरी को ही दिया जाता है। योशिए शिरातोरी की जिंदगी के ऊपर बाद में कई किताबें भी लिखी गई और कुछ फिल्में भी बनी। जिस तरह से शिरातोरी मिसो सूप का इस्तेमाल करके आबाशिरी जेल से भागा था वो इतना मशहूर हुआ कि बाद में उस जेल के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी उस म्यूजियम में उसका एक पुतला लगा है कि वो किस तरह इस जेल से भागा। तो अगर आप कभी जापान के आबाशिरी जाएं तो उस म्यूजियम में भी जरूर जाइएगा। तो ये थी पूरी कहानी योशिए शिरातोरी की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए इस चैनल की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।